हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैं गौरव, आपका मैथ मेंटोर, आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम पोल में। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता ही है, मैं आप लोगों के लिए नए नए सेशंस लेके आता हूँ और इस समय एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट सेशन है जिसको मेरे को लेके आना था आप लोगों के बीच में। वो है कि कैसे हम लोग 10th के बोर्ड में अपना टारगेट अचीव करें। टारगेट मतलब बेटा, आपको कुछ मार्क्स आप लोगों ने अपने दिमाग में सेट किए हुए होंगे कि हमें बोर्ड के एग्जाम में इतने नंबर अचीव करने हैं। तो उन्हीं टारगेट्स को अचीव कैसे किया जाए, मैं वही आज आप लोगों के बीच में एक सेशन के माध्यम से लेके आया हूं। समझिए बेटा, आप लोगों को पता है ये माहौल एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है बच्चों के दिमाग में कि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें और इस कम समय में एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकें। तो बहुत बच्चे परेशान हैं इसी चीज से कि वो क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज फॉलो करें, क्या ऐसे प्लान बनाएं ताकि कम समय में भी वो अपनी पूरी स्टडी को, जो भी उन्होंने पूरे साल भर पढ़ा है, उसको अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से रिवाइज कर सके और एक बेहतर स्कोर अचीव कर सके बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा, जैसा कि आप लोग को पता है, डेट शीट को आए हुए 10 से 12 दिन हो चुके हैं। इसका मतलब आपको पता है कहीं ना कहीं बोर्ड का जो एग्जाम है उसका जो टाइम है आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। राउंड अबाउट कितना टाइम बचा हुआ है, मैं आज उनके ऊपर भी बात करूंगा और हर चीज आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग का ये जो तनावपूर्ण जो माहौल है ना बेटा, वो क्या हो सके, थोड़ा सा आपका दिमाग है ना, दिमाग वो हल्का एक प्रेशर ना, जो आप उसमें जो प्रेशर बना हुआ है वो कम हो सके। तो चलिए बेटा बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 10th की डेट शीट में कब से एग्जाम स्टार्ट है बेटा आप लोग के? राउंड अबाउट 17 या 19 फेब से आपके बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट हैं 10th क्लास के। ठीक है, और कब तक जा रहे हैं बेटा? 13 मार्च तक। इसका मतलब आपने गौर देखा इस चीज में कि आपके पास कहीं ना कहीं बहुत कम टाइम है और उस कम टाइम में आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पढ़ने हैं। तो आपको हर बोर्ड एग्जाम्स की जो डेट शीट के जो टाइमिंग है, डेट्स हैं, उनके बीच में बहुत कम टाइम मिलने वाला है हर सब्जेक्ट को, और उसी में से एक सब्जेक्ट आपका क्या है? मैथ्स। तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत कम टाइम है और उस कम टाइम में आप कैसे अपने प्लान्स को बनाएं, कैसे अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएं ताकि आप वो सारी चीज इस 1.5 से 2 महीने के अंदर कर सकें। मैं आज उन्हीं बातों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस सेशन के साथ। वही सारी चीजें, कैसे आपको प्लान फॉलो करने हैं, किन चीजों पे ध्यान रखना है, कैसे अपने आप को थोड़ा सा, क्या बोलते हैं ना बेटा, प्रेशर से रिलीज करें अपने आप को, क्या क्या चीजें ऐसे, क्या क्या पॉइंट्स हैं, आज हम इसी सेशन पे वो सारे पॉइंट्स आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, ना इधर उधर की बात करते हुए हम सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं कि मैं आपके बीच आज यहाँ जो खड़ा हूं वो किस लिए खड़ा हूं। मैं उसी मुद्दे पे आके बात करता हूं। देखिए बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है आपके पास लास्ट 65 डेज बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं बेटा? लास्ट 65 डेज बचे हुए हैं आपके पास। और इस लास्ट 65 डेज में आपको आपकी तैयारी और बेटर बनाने के लिए किस किन चीजों पे फोकस करना है वो हम बात करेंगे। तो लास्ट 65 डेज कैसे अपने आप को बूस्टअप करें, कैसे अपने आप को चार्ज करें ताकि आप लोगों के जो भी आप लोगों ने पूरे साल भर पढ़ा हुआ है वो कैसे इतने कम समय में आपके दिमाग में सेट हो पाए, वो सारी बातें आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज हमारा जो मेन हेडिंग, मेन टॉपिक क्या है कि आप अपने बोर्ड में कैसे अचीव कर सको 95%। किसके अंदर? 10th मैथ्स के अंदर। किसके अंदर? 10th क्लास की मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स के अंदर 95% अचीव करना बेटा कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, और इतना इजी भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है। जो लगन से मेहनत करेगा, जो इन 65 डेज में अपने प्लान के साथ चलेगा, वो आराम से 95% के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये पहली बात तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि हम नहीं कर सकते या हमसे नहीं हो पाएगा या हमने पूरी साल भर जो भी प्री बोर्ड्स दिए हैं उनमें हमारा स्कोर अच्छा आया ही नहीं है, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज निकालिए, क्योंकि जब तक ये दिमाग में रहेगी तो आपका दिमाग सही से वर्क नहीं कर पाएगा। मैं यही चीज आपको बताऊंगा कि कैसे आप मेरे साथ जुड़ के ये सारी चीजें अपने दिमाग से ना हटा सकते हो, क्योंकि मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा
जिस रास्ते पे अगर आप चलते हो ना, तो ये चीजें कभी आपको परेशान ही नहीं करेगी इन 65 डेज के अंदर। तो मैं इसलिए ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ताकि मेरे जो वो बच्चे हैं ना, जो परेशान हैं, जिनके प्री बोर्ड में अच्छे स्कोर नहीं आए, या फिर जो ऑनलाइन कोचिंग्स कर रहे हैं या जो ऑफलाइन टीचर से पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को सबसे पीछे मान रहे हैं कि हमारी मैथ में भैया हमारे कम ही नंबर आने हैं, या हम पास हो जाएं वही बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों पे भी बात करूंगा इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ। तो ये सारा सेशन आप लोगों के लिए ही लेके आया हूं कि कैसे ये आप लोग, मेरे बच्चे जो हैं, आप लोग एक अच्छा बेटर स्कोर कर सको। ये सारी चीज हम आज इस सेशन पे आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, हमारा मोटिव क्या है, कैसे उन वीक बच्चों को इस टारगेट के आसपास पहुंचाया जाए, और जिन बच्चों की मैथ अच्छी है तो इस टारगेट से वो ऊपर भी जा सकते हैं, तो उनके लिए भी एक प्लान और एक मेथड हम लोग लेके आए हैं। और उम्मीद करूंगा कि इस सेशन में जो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, काफी हद तक वो आप लोगों के लिए ना फायदेमंद ही होंगी। आप ध्यान से इस सेशन को सुनिए और देखिए, अपने आप को जज करिए कि क्या आप इस प्लान को फॉलो कर रहे हो, क्या आप ऐसी चीजों को इस लास्ट 65 डेज में फॉलो कर सकते हो। तो अपने अंदर जो चेंजेस आपको मिलेंगे वो आप खुद एनालिसिस करिएगा कि हाँ, एग्जाम पोल के साथ जुड़ के, मेरे साथ जुड़ के आप लोग को कोई ना कोई फायदा हुआ है नहीं, या आपको खुद महसूस होगा कि एग्जाम पोल आपके लिए वाकई में कुछ हटके, कुछ यूनिक चीज लेके आया है इन लास्ट 65 डेज के अंदर। चलिए बेटा, इसको समझने के लिए, इस पूरे सेशंस को अच्छे से समझने के लिए दो चीजों पे बात करना चाहूंगा। पहली चीज कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी चीज पढ़ी है मैथ में, जैसा भी पढ़ा है, ठीक है, उनको जज मत करिए, उनको अपने दिमाग में ही रखिए। इन 65 डेज में वो जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो टूटी फूटी चीजें, मैथ के कॉन्सेप्ट हो गए, मैथ की थ्योरम्स हो गई, जो टूटी फूटी चीजें आपने पढ़ी थी या कहीं टीचर से पढ़ी थी, आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी आपने उसके क्वेश्चंस लगाए, तो कहीं ना कहीं उसको भी आप अपने दिमाग में रखिए। क्योंकि जब आप डीपली हमारे साथ उस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे ना, तो आपको वो टूटी फूटी चीजें भी बहुत काम आने वाली हैं। क्योंकि उससे आपको जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, हाँ, चाहे मैंने टूटी फूटी चीजें ही पढ़ी हैं, लेकिन मैथ के बारे में मैं कुछ नॉलेज रखता हूं, ताकि इस टाइम पे आप पैनिक ना करो। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। और दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज ये है कि इन 65 दिन में अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना कि मेरे से ये नहीं होगा, या मैं इस दूसरे बच्चे की तुलना में बढ़िया नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारे बच्चे को एक पैरेलल प्लेटफॉर्म पे लेके आके सबके बराबर स्कोर लाने के लिए पूरा तत्पर हूं। आपके लिए वो सारे एफर्ट्स करूंगा कि एक जो वीक बच्चा है वो भी एवरेज से ऊपर जा सके, और जो एवरेज बच्चा है वो एक इतने नंबर तक पहुंच सके कि उसको खुद फील हो कि मैंने कुछ इन 65 दिन में गौरव सर के साथ मिलके कुछ किया है, उन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, मेरे फ्यूचर के लिए कुछ किया है, कि मुझे वो चीजें ना जो समझ में नहीं आ रही थी वो आज मुझे समझ में आ रही हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन पे ही मैं आज ये सेशन लेके आया हूं और हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वो क्या क्या मुद्दे हैं जो आपको इस करंट टाइम में फॉलो करने हैं। और मेरी मानो बेटा, ये जो मुद्दे मैं आज आपको बता रहा हूं ना कहीं आप अकेले में बैठ के खुद एनालिसिस करना। ये मुद्दे आपको ना अच्छे लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि सर आप जो कह रहे थे ना ये गलत है, ये नहीं होगा। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, यही वो मुद्दे हैं जो हर टीचर स्कूल में सिखाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि भाई मैथ मेरे से ऊपर है, मुझे मैथ में मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो वो इन बारीकियों को समझ नहीं पाते। वरना कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों, अगर आप लोगों ने ठान लिया ना तो कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैथ भी उनमें से एक है। आप मैथ में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, बस चाहिए क्या? आपका पोटेंशियल, दूसरा आपकी हिम्मत, तीसरा गिव अप नहीं करना। ये तीन चीजें अगर आपने समझ ली इन 65 दिन के अंदर, तो मैं कह रहा हूं जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि मेरा कुछ नहीं होगा, वो भी जब बोर्ड की रिजल्ट के बाद मार्कशीट लेके खड़ा होगा ना, तो वो भी ये बोलेगा कि सर आप सही बोल रहे थे कि मेरा वाकई में ही कुछ हो सकता है, मैं खुद को डीमोटिवेट कर रहा था, अपने आप को कम समझ रहा था बाकी बच्चों की तुलना में। तो समझो
आज मैं उन्हीं चीजों पे बात करूंगा और आपको यह भी समझाऊंगा कि बोर्ड का पेपर आपको कैसे देखना है, क्या नजरिया रखना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और किस तरीके से आपको पेपर को एनालिसिस करना है, कौन से चैप्टर्स में आपको वर्क करना है, किस चैप्टर में आप पूरे मार्क्स ले सकते हो, किस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं सारी चीजें डीपली आपको एक्सप्लेन करूंगा इस सेशन के अंदर, ताकि आपको भी लगेगा हाँ कि आज हमने कुछ सीखा है, चाहे कम ही सीखा हो, चाहे मैंने जो प्रयास किया है ना बेटा आपके लिए, चाहे कैसा भी किया हो, लेकिन उस प्रयास से, मेरे उस एफर्ट से आपको यह महसूस होगा कि हाँ सर ने चाहे थोड़ा बताया लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बताया और हमारे काम की चीज बताई। और वो ही मेरे लिए एक रिवॉर्ड होगा कि बच्चों को यह पता लगेगा कि हाँ हमें मैथ इस तरीके से भी पढ़नी चाहिए थी बोर्ड के एग्जाम में लास्ट टाइम पे। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर मैं बेटा आपको यह कह दूं कि PYQs सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े बता देता हूं, PYQs हम सॉल्व करते हैं, लास्ट में मॉक टेस्ट लगा लेंगे, उससे क्या होगा, जब तक आपके कॉन्सेप्ट ही बिल्ड नहीं है, जब तक आपको यही नहीं पता कि थ्योरम की बारीकियां क्या हैं, तो आप कितने PYQs लगाओगे, कितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे, वो सब वेस्ट हैं आपके लिए। क्योंकि आपको पता है बोर्ड में जो एग्जामिनर बैठा है ना, वो इसलिए नहीं बैठा कि आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछेगा, वो इसलिए नहीं बैठा कि आपको मुफ्त के नंबर दे देगा, वो इसलिए बैठा है कि आपने साल भर जो पढ़ा है ना, आपके उस पढ़ाई को, उस नॉलेज को वो कैसे जज करे, वो तो इसलिए वो क्या करेगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग करेगा अपने हिसाब से, और आपको उसके लिए तैयार होना है। तो इस कम टाइम में आप अपने आप को तैयार कैसे करोगे, यही चीज मैं आप लोगों के सामने आज लेके आया हूं। बहुत बच्चे ये कहेंगे सर हमें तो पता है कि ऐसे ऐसे करना है। बेटा पता है, मैं जानता हूं पता सबको है, पर करते कितने हैं, कितने बच्चे उन चीजों को फॉलो करते हैं। पता सबको है कि सर मैथ है, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, हमारे मार्क्स आ जाएंगे। बेटा ऐसा मैथ नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ना प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मीन्स आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके माइंड में फीड होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको जब तक नहीं पता होंगी ना कि मैं कैसे PYQs को हैंडल करूं, मैं कैसे उनकी लैंग्वेज को समझूं, मैं कहां से अपने क्वेश्चन के जो आंसर है उसको स्टार्ट करूं, कैसे अपने पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स को राइट करूं, मेरी राइटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैसे मुझे जो एग्जामिनर है वो मुझे फुल मार्क्स दे जो चीज मैंने लिखी है। तो ये सारी चीज बेटा कहीं ना आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हार्डली 65 डेज हैं आपके पास। और अगर आपको अपना टारगेट जो भी आप लोगों ने रखा है, मैंने बोला 95%, आधे बच्चे बोलेंगे सर मेरे तो 70 ही आ जाए मेरे लिए बहुत है। तो बेटा सोचो, अगर आप 70 तक की भी उम्मीद कर रहे हो तो क्या इस समय आप 70 के काबिल हो, क्या आप 70% ला सकते हो? आपको हर जगह टीचर्स ये बोलेंगे भाई 70 आएंगे, 80 आएंगे। बेटा बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। मैथ को बोल के नहीं किया जा सकता। मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे ना आप लोगों के लिए उतना बेटर होगी, और उतनी ही आप लोगों के लिए ऐसी हो जाएगी कि प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सारी चीज, आपका माइंड जो है ना वो एक इंस्टेंट क्लिक करने लग जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि हाँ मैंने इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, घर पे प्रैक्टिस करी थी। क्योंकि फ्रेमिंग आपको नहीं पता बोर्ड में किस तरीके से आने वाली है, आपको नहीं पता कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस देने वाला है, क्या वो बारीकियां पॉइंट पकड़ेगा कॉन्सेप्ट का कि जहां से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, वो आपको भी नहीं पता। लेकिन उसके बारे में पता कैसे लगेगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझोगे, उसके PYQs नहीं सॉल्व करोगे, अपने आप को यह महसूस नहीं कराओगे कि हाँ मेरे से भी मैथ होगी, अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है जब तक आप नहीं बूस्ट करोगे तो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए आप तैयार नहीं हो। और मैं उन्हीं चीजों पे ना इस 65 दिन के अंदर वर्क करने वाला हूं कि कैसे मैं आपके इस लास्ट मोमेंट पे आपकी जो वो अंदर की जो जो झिझक है ना कि हाँ भाई मेरे से ये होगा या नहीं होगा, मैं उसको बाहर निकालूंगा। इन 65 दिन में मैं आपके साथ वो चीज करूंगा, और जो मैं आप लोगों के लिए सेशंस अब लेके आने वाला हूं जो आपके लिए मैथ के लिए, वो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे लेके आऊंगा और आप लोगों के साथ टिल बोर्ड के एग्जाम की डेट तक आपके साथ बना रहूंगा। और सारे कॉन्सेप्ट, सारे PYQs हम साथ मिलके करेंगे।
और कहीं पे भी आपको डीमोटिवेट नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। आप मैथ भी करोगे और बड़े इंजॉय के साथ करोगे कि सर, आप खुद कहोगे सर ये साल भर से कर लिया होता तो हमारा आज लेवल ही अलग होता। लेकिन बेटा देर आए दुरुस्त आए, 65 दिन भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना आप साल भर में पढ़ते। तो ये चीजों को सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना होगा कि मैं इस लास्ट टाइम पे अपने आप को भारी वातावरण से दूर रखूं, कोई क्या बोलता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, उन चीजों से मैं दूर रहूं। बस खुद पे फोकस करो, मेरे साथ बने रहो, मैं लास्ट तक बोर्ड तक आपके साथ हूं और सारे मुद्दों पे बीच में बात करता रहूंगा। चलिए आगे बात करते हैं हम कि आज हमें वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं जिस पे आपको वर्क करना है इन 65 दिन के अंदर। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। देखिए बेटा समझिए, जैसा कि आपको पहला टॉपिक क्या दिख रहा है, एनसीईआरटी कंप्लीटेड, मतलब सबसे पहले आपको इन 65 डेज के अंदर अपनी जो एनसीईआरटी है ना उसको एक बार ना पूरी अच्छी तरीके से आप उस चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, एक बार उसको पूरा पढ़ना है ताकि एग्जामिनर जहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि मेरा ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है। तो जब तक आपको चैप्टर की नॉलेज ही नहीं होगी कि मेरे पास टोटल सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, उसके कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, कहां से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड के एग्जाम में, तो सबसे पहले बेटा आपको उन चीजों पे फोकस करना है। तो उन चीजों पे फोकस कैसे करोगे, कैसे करोगे, जब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको एनसीईआरटी आपने एक बार ना पूरी कंप्लीट नहीं की है। क्योंकि उस एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा बेटा कि मैंने उस एनसीईआरटी में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो एक बार के लिए पढ़ लिए। अब उसके फायदे देखो बेटा क्या है, अगर आपने बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार अपनी एनसीईआरटी अच्छे तरीके से उसके एग्जाम्पल्स, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उसकी कॉन्सेप्ट्स, उसके थ्योरम्स अगर एक बार आपने अच्छे तरीके से इन 65 दिन के अंदर पढ़ लिए तो आपका फायदा क्या होगा, आपको पीवाईक्यूज जब आप लगाओगे उसमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। आपको बहुत बड़ी हेल्प का मतलब है आपका माइंड इजीली ये गेट कर पाएगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को आपने ये चीज डिलीवर करी ना कि भाई पहले मेरे को सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, अपने आप को चेक करना है कि क्या मुझे वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए या नहीं आए। तो ये चीज जब भी पॉसिबल है बेटा जब तक आप एक बार एनसीईआरटी को कंप्लीट नहीं करोगे। और मुझे पता है हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी एनसीईआरटी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई होगी, वजह चाहे कोई भी हो, चाहे उनको मैथ समझ में नहीं आ रही, चाहे उनको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, चाहे वो कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो पढ़े जा रहे हैं पर कॉन्सेप्ट उनके अभी भी क्लियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चे लैकिंग कर रहे हैं इन चीजों से। हमारे पास आते हैं कमेंट्स में कि सर लास्ट के 60-65 दिन बचे हैं, हमारे अभी भी चैप्टर्स क्लियर नहीं है, हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बहुत मेरे बच्चे ऐसे हैं जो इतने परेशान हैं कि सर लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे ना हम एक वेल डिजर्व स्कोर ना गेट कर सकें सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए मैं वही चीज बता रहा हूं आप लोगों को कि आपको सबसे पहले बेटा किस पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी आपको वो रास्ता दिखाएगी जिस रास्ते पे अगर आप चलते हो ना तो आप अपने टारगेट को बड़ा इजीली अचीव कर लोगे। और रास्ते में आपको पता ही अच्छे से कि मुश्किलें आएंगी आएंगी, क्योंकि रास्ता है तो मुश्किलें बनी हैं। तो उस मुश्किलों से पार मैं कराऊंगा, आपको एडिशनल क्वेश्चन सिखाऊंगा कैसे उस मुश्किलों से पार किया जाना चाहिए और बेहतर तरीके से आप उस मुश्किलों से पार हो जाओगे। तो वो सारी गाइडलाइंस मैं दूंगा आपको एज ए मेंटोर, मैं आपके साथ हूं। कब तक, टिल जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाते। और कब है आपका बोर्ड का एग्जाम, 9 मार्च, यही डेट है ना बेटा। तो तब तक मैं आपके साथ हूं, सारी चीजें आपको अच्छे से सिखाऊंगा, कहीं फंसने नहीं दूंगा और बच्चों की तुलना में आपको उनके बराबर स्टैंड लाके खड़ा कर दूंगा कि आप भी ये कह सकोगे कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है और मुझे अब इसके कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यूज आते हैं। लेकिन उसके पहले हमें सबसे पहले हमारा काम क्या होगा बेटा सबका, मेरे साथ मिलके क्या करोगे, एनसीईआरटी कंप्लीटेड। इस 65 दिन में से हमें कुछ टारगेट ऐसा रखना है कुछ दिनों का ताकि हम उसमें क्या कर सकें, अपनी एनसीईआरटी को फटाफट कंप्लीट कर लें, ताकि हम लोग को पीवाईक्यूज लगाने में, मॉक टेस्ट लगाने में और वो माहौल क्रिएट करने में कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, वो एनवायरमेंट डेवलप करने के लिए
हमको सबसे पहले अपने आप को उसके अनुसार ढालना पड़ेगा, खुद को रेडी करना पड़ेगा कि क्या मैं बोर्ड में बैठने के काबिल हूं या नहीं। तो वो सारी चीजें हम सेशनों पे बात करेंगे, आपको वो मैं पॉजिटिव एटीट्यूड में लाऊंगा, ताकि आप जब बोर्ड में बैठोगे तो आप ये फील करोगे कि हाँ सर ने सही बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता, बोर्ड का एग्जाम भी एक नॉर्मल एग्जाम है, जैसे हम घर में पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं वैसा ही बोर्ड का एग्जाम्स है। लेकिन आपका बस आपका जो माइंड सेट है ना, वो आपसे कुछ गलतियां करवा देता है कि हाँ भाई बोर्ड है, कोई अलग से चेकिंग होगी, अलग से कुछ ऐसा है। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड सेट का गेम है। तो जब तक आप अपना माइंड सेट नहीं रखोगे तब तक आप अचीव नहीं कर पाओगे। चलिए, पहला मुद्दा तो ये हो गया, हमें एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है इस 65 डेज के अंदर, और कुछ टाइम हमें छोड़ना है जिसके लिए हम क्या कर सके, अपनी जो प्रैक्टिस, हमने जो थ्योरम्स जो पढ़े हैं एनसीईआरटी में, उसको एनालिसिस कर सके कि हमने कितना पढ़ा है, हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है। चलिए बेटा, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई तो हम क्या करेंगे बेटा, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं सारे, आपने अच्छे से उसको समझ लिया, अब उसको चेक करने का टाइम आ गया। चेक करने का टाइम मतलब अब हम पीवाईक्यूज करेंगे कम से कम हर कॉन्सेप्ट के 10 से 15, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से फीड हो जाए। साथ के साथ ही करेंगे, जब हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो साथ में हम पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी करेंगे, ताकि आपका वहीं के वहीं वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड करा दिया जाए, ताकि आपको बाद में कोई फंबलनेस या कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आप ये चीज आप पीवाईक्यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर खुद एक पोटेंशियल डेवलप होने लग जाएगा कि अब किस तरीका भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी एग्जामिनर फ्रेम कर दे कि हाँ मैं कैपेबल हूं, अब मैं कर सकता हूं, मुझे कॉन्सेप्ट्स की 0 से लेके 100% तक की नॉलेज है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैथ में बेटा यही इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपका माइंड ये ना कह दे कि मैं 0 से 100% तक रेडी हूं, कैसा भी क्वेश्चन डिलीवर कर दो मैं उसको अटेंड कर सकता हूं। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपके अंदर अभी इस समय डेवलप हो गया तो आप एनसीईआरटी तो छोड़ो, आप बोर्ड के एग्जाम को भी हंसते हंसते क्रैक कर जाओगे। आप अपने टारगेट तक 95% तक आराम से पहुंच जाओगे हंसते हंसते इन 65 डेज के अंदर। बस यही पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे आप लोगों के अंदर डेवलप कराना है इन बचे हुए 65 डेज के अंदर। चलिए, अब देखिए बेटा, अब हम आप लोगों को जो पढ़ाएंगे उसको चेक करेंगे कि क्या आप लोग सही डायरेक्शन में हो या नहीं। और ये चेक करने के लिए मेरे पास एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, क्या? मॉक टेस्ट। क्या है बेटा? मॉक टेस्ट। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी के पढ़ाऊंगा और जो हैंड टू हैंड पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा, मैं वीकली आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग उसको करोगे और जितना हमने हफ्ते भर में पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट, जितने हमारे सीबीएसई के क्वेश्चंस आए हैं आज तक के बोर्ड में, उनसे रिलेटेड और एडिशनल क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों के लिए उस मॉक टेस्ट के अंदर। उसको इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा सर मैं तो बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूं, ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। तो ये जब फीलिंग आपके अंदर डेवलप होने लग जाएगी ना कि हाँ ये क्वेश्चंस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, तो जैसे ये फीलिंग आप लोगों के लिए अंदर से आएगी ना खुद ही, तब समझना बेटा आप लोग कि आज से मैं रेडी हूं बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये फीलिंग मेरे को ना आपके अंदर एज सून एज पॉसिबल 65 डेज के अंदर बहुत ही जल्दी डेवलप करनी है, क्योंकि कोई भी टीचर इन चीजों पे बात नहीं करता कि बच्चा कैसे पढ़े, बच्चा इन लास्ट मोमेंट पे क्या करे, इन पे कोई बात नहीं करता। सब बात इस पे करते हैं कि मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूं, आइए मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, हम चैप्टर्स को करते हैं। बेटा उसमें 30% बच्चे ऐसे हैं जो कर जाएंगे, लेकिन मेरे जो प्यारे वो 70% बच्चे हैं जो आज भी परेशानी में हैं। क्या वो कर पाएंगे? क्या उन लोगों को लगता है वो कर पाएंगे? या मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज ले आऊं और कह दूं कि सर बेटा पीवाईक्यूज कर लो और आपको आराम से समझ में आ जाएंगे कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा पीवाईक्यूज से कॉन्सेप्ट समझ में आता है, नो डाउट, लेकिन कॉन्सेप्ट की डीपनेस जो होती है ना कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो जब तक आप पीवाईक्यूज मोर देन 5 to 10 उस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व नहीं करोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग किस तरीके से होती है। तो वही मैं आपको सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के 5 तरीके से 7 तरीके से आपके सामने लेके आऊंगा कि आपको भी लगेगा हाँ कि फ्रेमिंग ऐसे हो सकती है। हम डे बाय डे टारगेट को सेट करेंगे और उनके अनुसार आगे बढ़ेंगे
और आप देखिएगा 65 डेज के जो टारगेट प्लान्स है ना हमारे, जैसे ही आपको वो पता लगेंगे ना और आप उन पे वर्क करोगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं आप जैसी स्थिति आज आपकी आज है ना, आप एक हफ्ते के बाद अपने आप को ना इससे बहुत ऊपर, मैं क्या कह रहा हूं बेटा ध्यान से सुनना, इससे बहुत ऊपर अपने आप को पाओगे और अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी पाओगे। तो यही हमारा टारगेट है, यही मेरा टारगेट है कि जो टीचर जैसा पढ़ाते हैं वो सब अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैं कुछ हटके पढ़ाऊंगा लास्ट 65 डेज के अंदर। कैसे अपने बच्चों को तैयार कर सकूं बोर्ड के एग्जाम के लिए, वो मेरा दिमाग, मुझे क्या प्लान लाना है वो मैं लाऊंगा, और ये सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। इसका कोई चार्ज नहीं लूंगा आपसे, एफर्ट मैं करूंगा पूरा, आप लोग मेरे साथ रहोगे, मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, वो सारे आपको सेशन में बताता चलूंगा कि बेटा इस पे पॉइंट पे ध्यान रखिए, यहां से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ऐसे भी फ्रेमिंग कर सकता है क्वेश्चंस। ये सारी चीजें मैं आपको सेशन के साथ ही बताता चलूंगा। मेरा यही एक मोटिव है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा मैथ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे समझे और इजी से 10th क्लास का जो बोर्ड का मैथ का एग्जाम है उसमें क्लियर हो जाए। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे वो टारगेट्स हैं बेटा जिस पे हम बात करने वाले हैं 65 डेज के अंदर, और मैं हर सेशन पे इन्हीं चीजों के रिलेटेड जितने भी PYQs बनेंगे, इन्हीं को कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए मैं हमेशा तैयार करूंगा आप लोगों के। मॉक टेस्ट भी आपके लिए वीकली प्रोवाइड किया जाएगा, मैं खुद उसको एनालिसिस करूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस देखूंगा कि कहाँ बच्चे अपने आप को लैकिंग या वीक समझ रहे हैं, मैं फिर उस वीक पॉइंट पे वीडियो लेके आऊंगा और आपको वहां स्ट्रॉन्ग महसूस कराऊंगा। ये सारा मैं अब बचे हुए दिनों में आप लोगों के साथ करने वाला हूं। उम्मीद ये करूंगा कि आप इन बचे हुए दिनों में मेरा साथ दोगे, मेरे कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ चलोगे, और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको बोर्ड के एग्जाम में आपके टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपने अपना टारगेट 60% रखा हो कि भाई मेरे 60 ही आ जाए, मैं उससे ऊपर ही लेके आऊंगा आपके लिए, उससे कम नहीं जाने दूंगा आपको, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया हमारा टारगेट। अब टारगेट को अचीव करना है तो बेटा कुछ पॉइंट्स तो दिमाग में रखने ही पड़ेंगे कि हम ये टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम एनसीईआरटी को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, पीवाई की समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, समझिए उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं बेटा कि हमें वो क्या चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान रख सकते हैं और फटाफट अपना सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए बेटा, देखिए बेटा मेरा कुछ एक अलग से फंडा है हर चीज को समझाने का, और मैं कोशिश ये करता हूं कि जो बच्चा है ना उसको उस आसान लैंग्वेज में समझाऊं कि जिससे वो उसको ना समझ में आए कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे टारगेट अचीव करने के लिए क्या करना है। मैं कोई ज्यादा वो कहते हैं ना कि हाई लैंग्वेज में बात नहीं करता कि हाँ मैथ है, सिंपल लैंग्वेज होगी तो बच्चा बहुत आसानी से समझ पाएगा। अगर मैं यहीं आपको बुकिश लैंग्वेज या कोई हाई फाई लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ये कहोगे सर आप क्या बता रहे हो, ये तो हम लोगों को पता है, ये बुक में लिखा हुआ है। तो नहीं समझ में आया तो भी बच्चा ये कह देगा सर ये तो मेरे को भी पता है पर समझ में तो नहीं आ रहा मुझे। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि बच्चे को जितना सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं कि उसके दिमाग के अंदर वो हिट हो जाए, मैं उस पर बात करता हूं। और इसी के लिए मैं खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मेथड तैयार किया है कि हम लोग कैसे 65 डेज के अंदर अपने आप को तैयार करेंगे। और बिल्कुल सिंपल मेथड है बेटा, कहते हैं ना वो 6th 7th 8th बच्चे जब क्लास में पढ़ते थे तो टीचर उनसे कहते थे कि बेटा ज्यादा इधर उधर मत देखो, सिर्फ जो तुम्हारे पास है उस पर फोकस करो। मैं उसी पॉइंट को रख रहा हूं आप लोगों के सामने, उसी पे बात करूंगा कि ऐसी क्या चीज है जो आप लोगों को ना आपके पास ही है, वो आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि मेरे को यहां से मिलेगी, मेरे को यहां से ये नॉलेज मिलेगी, नहीं, वो नॉलेज आपके पास ही है, बस आपको पता नहीं है आपकी ताकत का। आपको वही एहसास कराना है कि आपकी ताकत क्या है। आपने वो एक बार महसूस कर ली आपकी ताकत, तो आप देखना खुद आप अपने आप को ना बहुत आगे एज्यूम करोगे मैथ के अंदर। और उस ताकत के लिए आपको अच्छे से पता है, अगर किसी को बेटा को समझाना है तो उसको सबसे पहले एक स्वीट छोटी सी लैंग्वेज में जो एकदम सिंपल हो
और इजी हो उसमें बात करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए वही एक प्लान, वही एक मेथड बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लेके आया हूं। देखिए समझिए अब इसको ध्यान से कि ऐसी क्या है इसके अंदर कि जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने के लिए इसको रेडी किया है। समझिए क्या लिखा हुआ है, चैप्टर वाइज। क्या लिखा है बेटा, चैप्टर वाइज। अब देखो चैप्टर वाइज से क्या समझते हो, क्या समझते हो चैप्टर वाइज से? मतलब हर एक चैप्टर को लेना है, हर एक चैप्टर को, उस चैप्टर के अंदर क्या है क्या नहीं उस पे बात करनी है। चैप्टर वाइज का मतलब है हमने चैप्टर उठाया, सपोज करो हमने चैप्टर उठाया पहला, आपका पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर, नंबर सिस्टम में आता है बेटा, मैं उसी से बात कर रहा हूं। हमने पहला चैप्टर उठाया, अब रियल नंबर के अंदर, उस चैप्टर के अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं कि कहां से बोर्ड के एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन को पुट कर सकता है पेपर के अंदर। सबसे पहले आपको उन चीजों के बारे में बात करनी है कि मेरी यहां कमजोरी है, सर आप मेरी मदद करिए। मैं फिर उन मुद्दों को देखूंगा कि हाँ वाकई में ही बच्चे को यहां प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसके लिए फिर सेशन ले आऊंगा, फिर बच्चों से बात की जाएगी। तो ये है चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट कि आपको सबसे पहले ना अपनी एनसीईआरटी के चैप्टर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें क्या टॉपिक्स हैं, कौन से हमारे आ रहे हैं, कौन से हमारे डिलीटेड हैं। पहली बात ये। दूसरा, चैप्टर उठाओगे भाई, पढ़ना तो है ही, तैयार तो करना ही है बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले जब आप चैप्टर उठाओगे तो उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जिस पे आप वर्क करोगे। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीजें? वो हैं बेटे आपकी टॉपिक्स। क्या है वो आपके टॉपिक्स? मतलब अगर आपके टॉपिक्स आपको पता है ना, और उन टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज आपको पता है, तो आपको यह भी पता होगा कि वो किस कॉन्सेप्ट पे हैं, आपको यह भी पता होगा क्या उनके अंदर थ्योरम आ रही है या नहीं आ रही। तो यही एक डिटेल आपको ना यही समझना इन 65 दिन के अंदर कि चैप्टर वाइज आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं, सारी थ्योरम करनी है, और जब वो दोनों हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। उसके क्या करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज उसी कॉन्सेप्ट के और उसी टाइम, चाहे अपने शेड्यूल में आधा घंटा और ले लो। आपने सपोज करो मैथ की टाइमिंग 4 से 5 करी हुई है पढ़ने की, तो आप 4 से 4:30 4:40 तक आप कॉन्सेप्ट पढ़ो जो उस चैप्टर में है सारे एक बार। उसके बाद में जब आपके पास टाइम कॉन्सेप्ट्स का खत्म हो जाए, फिर आपके 20 मिनट बचे, आप उसमें पीवाईक्यूज देखो। उसी कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यू बहुत जरूरी हैं। एट अ टाइम अगर आप कर लोगे ना तो आपको माइंड को ना वो समझने में बहुत ईजी होगा और आपके माइंड में अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो ये चीजें आपको देखनी है, समझनी है। तो ये जब ही समझ पाओगे जब आप क्या कर पाओगे, साथ के साथ चैप्टर के साथ आप चीजें करते हुए चलोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए समझने के लिए इस लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस। मैंने देखो प्लस लिखा है, प्लस क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम भी होती है, सर मैंने तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, सर मैंने तो पूरे एग्जांपल्स कर लिए। तो बेटा आपका माइंड सिर्फ वहीं तक सेट हो गया है, उन एग्जाम्पल और उन क्वेश्चन तक ही सेट है। अब उनके अलावा जो नए नए क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उनका क्या करोगे? कुछ बच्चे हैं जो हेल्पिंग बुक का सहारा लेते हैं कि सर हमें तो एनसीईआरटी में 3 या 4 क्वेश्चन ही मिल पाए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, लेकिन ये हमारे हो गए, अब हमें और भी करने हैं ताकि हम अपने आप को क्या कर सकें, और जज कर सकें कि क्या ये कॉन्सेप्ट हमें और बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए था या हम समझ चुके हैं पूरा इसको, अब इससे और कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नाम का वर्ड। तो ये हमें कहां से मिलेगा? ये हमें मिलेगा हमारी हेल्पिंग बुक से, वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा और आपको अच्छे से अच्छे फ्रेमिंग के साथ क्वेश्चंस को डिलीवर करवाऊंगा आप तक कि आप उसको समझो और लास्ट मोमेंट में अपने माइंड को क्या कर सको, सेट कर सको। ये सारी चीजें मैं आपके साथ इन 65 दिन में इस्तेमाल करूंगा और ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी है बेटा, और ये बेनिफिट ही मिलेगा आप लोगों को। आप गौर से देख लो, चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया, टॉपिक्स पहले चैप्टर में आपके रियल नंबर में अगर 2 टॉपिक हैं तो उन 2 टॉपिक को आपको अच्छे से करना है, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे। उनको इस तरीके से करना है टॉपिक को, क्वेश्चंस को घुमा घुमा के,
ताकि आपको ये पता लगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब बच्चे प्री बोर्ड में मार क्यों खाते हैं? सब कुछ पढ़ने के बाद भी, अभी आपके हाल ही में प्री बोर्ड हुए हैं ना, बच्चे वहां पे कहां पे कमजोर महसूस कर रहे हैं कि हम किस पॉइंट, कौन सा पॉइंट हमारा वीक है, कहां पे हमारी कमजोरी है, क्या है वो? ये है बेटा कि आपने टॉपिक्स तो देख लिए, उनके ऊपर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लिए, पर प्री बोर्ड में बच्चा, टीचर है ना, बुक के क्वेश्चन नहीं देता, वो क्वेश्चंस ना फ्रेम करके देता है। बच्चा वहां मार खा जाता है कि यार मैंने तो 2+√3 पढ़ा था कि क्या ये एक इरेशनल नंबर है। अब टीचर ने पूछ लिया 2/√3, या पूछ लिया 2 माइनस में 3√5 इरेशनल नंबर है। तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेमिंग है ना। तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो कैसे भी रूट के क्वेश्चंस आ जाएं इरेशनल नंबर्स के, तो आप ये तो पता कर सकते हो ना कि मैं उसको स्टार्ट कहां से करूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे आप कहां से स्टार्ट करोगे? 4-5 क्वेश्चंस आपने कर लिए, आपकी सोच वहीं तक रह गई। एग्जामिनर आपसे ज्यादा आगे सोच रहा है, वो आपसे ज्यादा आगे के क्वेश्चंस डिलीवर करवाएगा, फ्रेमिंग करवाएगा, आपको भी उस लेवल तक तैयार होना है। तो ये चीजें आपको अभी सोचनी पड़ेंगी कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके 10th बोर्ड के लिए बहुत यूजफुल है आपके लिए। वो सारी चीजें मैं यहां आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने वाला हूं। मैं खुद इन चीजों को करीब से एनालिसिस करूंगा कि हाँ बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे को ये चीजें अभी अगले सेशन में लानी चाहिए, और ये 65 डेज के अंदर ही हमें वर्क करना है। और ये जब भी पॉसिबल है जब आप लोग मेरा साथ दोगे, क्योंकि मैं आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करूंगा, तो आप भी तो मुझे मोटिवेट करोगे कि हाँ सर आप बढ़िया कर रहे हो, आप और ज्यादा पीवाईक्यूज लेके आओ, हम आपका साथ दे रहे हैं, हम और घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं पीवाईक्यूज की। तो कहीं ना कहीं मुझे भी तो मोटिवेट की जरूरत है कि आप मेरा साथ दोगे, जब भी तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा, मैं और ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और डीपली कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है इन सेशंस के अंदर। चलिए, अब ये था वो मेथड जो आप फॉलो करोगे, ठीक है, मेरे साथ। और ये इतना इजी और सिंपल मेथड है, हर बच्चा बड़े इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है, इस मेथड को अप्लाई भी कर सकता है। इसी के द्वारा आप अपनी तैयारी अगर 65 डेज के अंदर करते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, जो आपको अभी तक प्री बोर्ड में नहीं मिला। आपने प्री बोर्ड दे चुके हो, आपको खुद पता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आपको किस किस कमियों पे वर्क करना है। आप मेरे साथ शेयर करिए वो कमियां, मैं आपको उनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और हम लोगों ने ये व्यवस्था बना रखी है कि बच्चा हम तक कैसे जुड़े। हम लोग टेलीग्राम पे भी हैं, आपको कोई भी समझ में ना आए, हमारा टेलीग्राम का लिंक भी है, आप उस पर जाइए, हम लोग को वो पर्सनली मैसेज करिए, हम उसको देखते हुए आप लोगों के लिए सेशंस रेडी करेंगे, ठीक है। हम लोग व्हाट्सएप पे भी हैं, हम लोग यूट्यूब पे भी हैं, हर जगह हैं हम लोग, कि जहाँ तक हम बच्चों तक पहुँच सकें, उनकी कमजोरियों तक वो हमसे बात कर सकें, हम सॉल्यूशंस के लिए बिल्कुल रेडी हैं उनके। तो ये चीज़ें आपको भी देखनी होगी कि आप हम तक कैसे पहुँच पाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब चलिए, अब आगे बात करते हैं। अब ये थे वो फंडा बेटा, जिसको आपको, ये वो अप्रोच है जो आपको इस 65 डेज के अंदर करनी है। अब इन अप्रोच को करने के लिए आपको ना कुछ चीजें अपने माइंड में ऑलरेडी सेट करके रखनी है कि बोर्ड का पैटर्न क्या होता है। ये तो चलो एक तरफ की बात थी कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे इन 65 दिन के अंदर कैसे सारी चीजें सॉल्व करनी है। अब इसके दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट चीज भी है कि ये सब करते करते आपको अपने माइंड में कुछ चीजें पहले से ही रेडी रखनी है कि बोर्ड का पैटर्न क्या है, कैसे वो क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मुझे कैसे स्ट्रेटेजी और प्लान बनाने हैं उनके अकॉर्डिंग, वो भी आपको साथ के साथ देखते हुए चलना है। चलिए हम उस पर भी बात करते हैं कि ऐसी वो क्या चीजें हैं कि जो आपको इनके साथ, इस चीज मेथड्स के साथ, एनसीईआरटी के साथ साथ लेके चलनी है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको एक ना चीज आपके आपके माइंड में एक सेंस डेवलप करेगी कि हाँ क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, क्या मैं कैपेबल हूं, इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ रहे हैं, क्या मैं उनको उनके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता हूं बोर्ड में, क्या मैं, मेरी तैयारी उस लेवल की अभी चल रही है। तो वो भी तो देखना है ना
कि आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के, तो आप उसको पढ़ने से क्या फायदा। तो ये भी तो माइंड में सेट रखना है ना कि भाई मैं पहला चैप्टर कर रहा हूं तो ये इतने नंबर का है, तो मुझे उस हिसाब से तैयारी करनी है कॉन्सेप्ट्स की, कि ताकि वो नंबर मेरे खुद के अंदर एड ऑन हो जाए बोर्ड में, ये मेरे को मिल जाए। तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। चलिए बात करते हैं उनकी भी, चलिए बेटा उनकी भी बात करते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है, मैं अभी आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज वेटेज कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, ठीक है, और कहां से एग्जामिनर कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में फ्रेम करेगा, ठीक है। इसके राउंड अबाउट ही आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाएंगे मार्क्स। पिछले साल भी यही था पैटर्न, वही 2023 में आपके जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था राउंड अबाउट यही थे कि बस 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं कि भाई इस चैप्टर से आपके 6 के आगे तो इससे आपके 5 के पूछ सकता है, इसके आपके 21 के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इससे बाहर जाएगा, राउंड अबाउट यही कैलकुलेशंस रहती है बोर्ड के एग्जाम की, 10th के मैथ की। अब समझिए बेटा आपके एनसीईआरटी को कितने चैप्टर्स और टॉपिक्स में डिवाइड किया गया हुआ है। आपको सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें अब 65 डेज में जो पढ़ना है वो किस हिसाब से पढ़ना है, उनकी नॉलेज बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए बात करते हैं बेटा, देखिए यूनिट एंड टॉपिक मैंने क्या लिखा हुआ है, यूनिट्स एंड टॉपिक मैंने आपकी एनसीईआरटी को कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और वो कितने वेटेज की हैं मैंने वो सामने लिखे हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करता हूं इनके बारे में भी, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि जो वहां 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है वो किस फ्रेमिंग में आने वाला है। चलिए बात करते हैं बेटा, देखिए यहां लिखा है मैंने यूनिट्स एंड टॉपिक्स, सामने बेटा क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए पहला क्या है, नंबर सिस्टम। क्या है बेटा, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में आपके कौन से चैप्टर हैं बेटा जो एनसीईआरटी के आएंगे, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चैप्टर 1 है ना आपका रियल नंबर, तो रियल नंबर के चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कितने मार्क्स के कैरी करेंगे बोर्ड में, 8 मार्क्स के, सॉरी 6 मार्क्स के। कितने के कैरी करेंगे, 6 मार्क्स। कितने के बेटा, 6 मार्क्स के। मतलब आपका पहला चैप्टर है वो कितने नंबर का है, 6 मार्क्स का। मतलब आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, इस तरीके से क्वेश्चंस को पहचानना है कि हाँ 6 नंबर में क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है, उसके जो क्या फेवरेट क्वेश्चंस हैं, उसके क्या फेवरेट टॉपिक्स हैं कि जिन पे वो ना क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है बोर्ड के अंदर। तो ये चीज आपको पता करनी है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग मैं करके दूंगा, आपको उससे खुद को जज करना है कि हाँ ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में इस तरीके से पूछे जाएंगे। आपको खुद उन चीजों के बारे में एनालिसिस करना है, मेरे साथ मिलके करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इन 65 डेज के अंदर। चलिए सेकंड देखिए बेटा, सेकंड क्या है, अलजेब्रा। क्या है बेटा, अलजेब्रा। अलजेब्रा कितने मार्क्स का दिखा रहा है, 20 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं आपका अलजेब्रा का अच्छा खासा वेटेज है बेटा बोर्ड के एग्जाम में, मैक्सिमम नंबर कवर कर रहा है 20 मार्क्स। अब इस अलजेब्रा में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके आएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। तो चलिए बात करते हैं इसकी भी। आपका याद है आपको, आपका सेकंड चैप्टर क्या है, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, पॉलिनोमियल। ये आपका अलजेब्रा में आता है। आपका थर्ड चैप्टर क्या है बेटा, चैप्टर 3। कौन सा है चैप्टर 3, याद है आपका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 3। ये भी आपका अलजेब्रा के अंदर आता है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, फोर्थ। फोर्थ कौन सा है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपका अलजेब्रा के अंदर आता है। चलिए अगले आगे बात करते हैं बेटा, फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ कौन सा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी कहते हो। ये भी किसके अंदर है, अलजेब्रा के अंदर। तो गौर से देखिए बेटा, नाम के लिए 20 मार्क्स हैं, लेकिन चैप्टर कितने कैरी करके बैठा है, 1 2 3 4। कितने चैप्टर हैं, 4। मतलब 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तब जाके आपको बोर्ड में कितने नंबर मिलेंगे इस सेक्शन से, 20 मार्क्स। तो मतलब आपके पास कंटेंट है कि नहीं ज्यादा पढ़ने का। तो इन चीजों पे भी फोकस करना है कि कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कैसे आप लोग को उनकी तैयारी प्लान बना के चलनी है कि वो तैयारी भी हो जाए और वो चैप्टर भी हमारे कवर हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है बेटा,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने नंबर का है? 6 मार्क्स। कितने का बेटा? 6 मार्क्स। ये आपका कौन सा चैप्टर है? ये आपका चैप्टर है, आप गौर से देखोगे तो आपका चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 7। कौन सा है बेटा? चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो कितने नंबर की हैं? टोटल 6 मार्क्स की हैं। तो ये भी आपको फोकस इन चीजों पे भी करना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं ना वो एग्जामिनर कितने मार्क्स तक का पूछ सकता है, इसमें से कितने मार्क्स का पेपर में आ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, माइंड में हमेशा आपको रखनी है पढ़ते समय। चलिए अगला देखिए बेटा क्या है। अगला आपका है ज्योमेट्री। क्या है आपका बेटा? ज्योमेट्री। अब आपको अच्छे से ये देखना है आपकी 10th की मैथ की बुक में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके ज्योमेट्री में आते हैं, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आपके ज्योमेट्री में कौन कौन से हैं। आपने गौर से देखा है नाम आपके, जब आप एनसीईआरटी को देखोगे उसमें एक चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, है कि नहीं है? ट्राइंगल। और दूसरा आप पढ़ोगे तो उसमें नाम है सर्कल, है कि नहीं है? सर्कल। ये सारे दोनों के दोनों चैप्टर आपके किसके अंदर आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। किसके अंदर आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सॉरी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ज्योमेट्री के अंदर। किसके अंदर आते हैं? ज्योमेट्री के अंदर। ये दोनों कौन कौन से चैप्टर? आपके ट्राइंगल और सर्कल, ये किसके अंदर आते हैं? ज्योमेट्री के अंदर। चलिए, और कितने मार्क्स का बेटा ये दोनों दोनों चैप्टर? 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स की हैं? 15 मार्क्स के। तो कहीं ना कहीं दोनों चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज है, मतलब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा खासा आपका वेटेज आ रहा है इसमें, 15 मार्क्स का बेटा। आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपके लिए ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये भी अपने माइंड में पहले से रखना है कि मुझे इनके बारे में भी कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी हम सेशंस में करेंगे। चलिए अगला देखिए बेटा क्या है। अगला आपका है ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा चैप्टर है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का? चैप्टर नंबर 8। कौन सा है? चैप्टर नंबर 8। और एक उससे अगला है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9 कौन सा है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मींस जो ट्रिग्नोमेट्री के फंडाज है ना, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कहां कहां आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके ऊपर आपका अगला चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये कितने मार्क्स का बेटा? इसमें भी आप अगर गौर से देखोगे ये कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। मतलब दोनों चैप्टर ये मिला के कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं? 12 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा खासा वेटेज है, आपको इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये भी चीजें हम साथ के साथ चल के, मेरे साथ चलोगे तो ये भी साथ के साथ करते चलेंगे हम टॉपिक्स को, चैप्टर्स को कवर। चलिए अगला देखिए बेटा, अगला क्या है? मेंसुरेशन। अगला क्या है? मेंसुरेशन। कितने नंबर का बेटा ये? 10 मार्क्स का। कितने का? 10 मार्क्स का। अब मेंसुरेशंस में ऐसे कौन कौन सी चीजें बेटा जो आती हैं, तो आपको अच्छे से पता है। आपका एक चैप्टर है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और एक आपका कौन सा है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल है आपके पास। ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों आपके किसके अंदर आते हैं? मेंसुरेशन के अंदर आते हैं। कितने मार्क्स के कैरी करते हैं? 10 मार्क्स। तो सबसे पहले आपको हर चैप्टर का पता होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा कितने नंबर का है और कितने वेटेज वो रखता है और किस यूनिट में आता है, ताकि आपको ये पता हो कि जो बोर्ड में आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो क्वेश्चन जब एग्जामिनर फ्रेम करेगा तो आपको ये इजीली समझ में आएगा कि इस यूनिट से ये मेरा चैप्टर है और इस चैप्टर से इतने मार्क्स के पेपर में आ रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आखिरी देखेंगे बेटा। आखिरी में आप बात करेंगे कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। कौन सा है बेटा? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके लास्ट के चैप्टर हैं, लास्ट के दोनों चैप्टर, स्टैट्स और प्रोब, यानी कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये कितने मार्क्स के हैं बेटा? 11 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 11। तो कहीं ना कहीं ये अच्छे खासा वेटेज रखते हैं, ये भी 11 मार्क्स है बेटा। टोटल मिला के आप देखोगे कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके, टोटल मिला के आप काउंट करोगे तो आपके राउंड अबाउट कितने निकलेंगे? आपके टोटल आपके निकलेंगे 80 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए? 80। तो कहीं ना कहीं 80 मार्क्स में ये जो आपके यूनिट्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कहीं ना कहीं क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है हर यूनिट, और अच्छा खासा वेटेज कैरी कर रखा है बोर्ड के एग्जाम में।
आप किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मैं इसको छोड़ दूं, इसको पढ़ लूं, तो आप अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सबको पैरेलल लेके चलना है, यूनिट वाइज यूनिट, और उनके अंदर जो भी चैप्टर्स हैं उनको डीपली पढ़ना है, और जितने मार्क्स के वो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, आपको वो एनालिसिस भी साथ में लेके चलना है कि मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं, तो कहीं ना कहीं मैंने इतने मार्क्स का कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे इसके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सारे आ गए हैं, मैंने पीवाईक्यूज भी अच्छी तरीके से लगा लिए हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको ना फोकस करके चलनी है बेटा, ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। ये छोटी छोटी चीजें ही आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। हर चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए, और अधूरा ज्ञान आपको अच्छे से पता है हानिकारक होता है। तो हानिकारक का मतलब इन द सेंस आपके बोर्ड के एग्जाम में स्कोर को नीचे कर सकता है। तो इसलिए आप पूरी नॉलेज रखें, और पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज रखें कि आपको क्या पढ़ना है, उस पर फोकस करें, इधर उधर की चीजों पे बात ना करें, पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे पे बात करें, और लास्ट के जो ये आपके दिन बचे हुए हैं आप अच्छे से फोकस करके अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए खुद को तैयार करें। ये मोटिव होना चाहिए हर बच्चे का। चलिए, ये आपके पास मैंने देखो बेटा क्या बताया, चैप्टर वाइज वेटेज, क्या बताया आपको, चैप्टर वाइज वेटेज। अब समझिए, अब आपको चैप्टर वाइज वेटेज तो समझ में आ गया कि क्या चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, किस यूनिट में आता है, और बोर्ड में कितने मार्क्स को कैरी करता है। चलिए, अब आपको मैं आपको थोड़ा एक हटके ये भी समझाना चाहूंगा कि जब आप बोर्ड में बैठोगे तो आपको वहां एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। वो क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्या उनके सेक्शंस होते हैं, इन्हीं के अंदर से निकल के आए हैं वो क्वेश्चंस, तो बेटा इन्हीं के ही होंगे ना। लेकिन अच्छा खासा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देता है, इसके अंदर से ही आएंगे ना क्वेश्चंस। तो कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आपको देखने के लिए मिलता है, ये सेक्शन वाइज बात करेंगे। सेक्शन वाइज मतलब इनको तोड़ेंगे टुकड़ों में कि बोर्ड के पेपर में आपको कितने सेक्शंस में मिलते हैं क्वेश्चंस, जब आप उनको सॉल्व करते हो। तो थोड़ा वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, उस चीज की भी आपको नॉलेज, हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं, उस पर भी बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वो चीज है, सेक्शंस हैं जिन पे आप लोग के जो पॉइंट आउट है ना, आप लोग को भी वो पता होने चाहिए कि हाँ भाई कि ये पॉइंट है, इतने इतने सेक्शंस में हैं, इनकी नॉलेज भी आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं सेक्शन वाइज मार्किंग स्कीम। देखिए बेटा, सेक्शन वाइज मार्किंग स्कीम की बात करते हैं हम आपकी। तो इसमें आप देखोगे सेक्शन वाइज मार्किंग स्कीम में आपके मैंने कितने सेक्शंस बनाए हैं, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब बोर्ड के पेपर में आपके टोटल पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं बेटा, 5 सेक्शन होते हैं। मतलब आप जो पूरी एनसीईआरटी को पढ़ोगे चैप्टर वाइज, उनके जो चैप्टर्स की जो मार्किंग है उसके अनुसार अपनी स्टडी प्लान बनाओगे, चैप्टर्स के क्वेश्चंस करोगे, वो सारी की सारी फ्रेमिंग कितने सेक्शंस में होंगी बोर्ड के पेपर में, 5 सेक्शंस में। अब देखते हैं उन हर सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको वो किस तरीके से करने हैं, थोड़ा इस पे भी बात करते हैं। चलिए, जैसे बेटा सेक्शन ए में क्या है, एमसीक्यूज। बेटा एमसीक्यूज क्या होता है पता है, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपके माइंड की जो कैपेबिलिटी है ना, जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आपको वो माइंड में फीड होने चाहिए, ताकि आप इंस्टेंट तरीके से देखते ही क्वेश्चंस को पहचान लो कि ये इस कॉन्सेप्ट का है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था वीडियो में स्टार्ट जब किया था कि जब हम मेथड लगाएंगे तो मतलब उस मेथड में क्या आएगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे, थ्योरम होगी। जब तक वो ही अच्छे से नहीं पता होगी तो आप एमसीक्यूज कैसे अटेंड कर लोगे। अब एमसीक्यूज की कोई फ्रेमिंग नहीं है, वो तो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, क्योंकि वो तो आपका माइंड चेक कर रहा है ना कि आपने चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वो कितने अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एमसीक्यूज आ रहे हैं पेपर में और अच्छा खासा वेटेज है। देखो अब ध्यान से, कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है बेटा। मतलब पहले 20 क्वेश्चंस आपको पेपर के किसके दिखेंगे, एमसीक्यूज के। मतलब आपको 20 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे पूरी एनसीईआरटी के। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं वो कैसे पता लगेगा, तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था आपको
कि एनसीईआरटी एक बार पूरी कंप्लीट करनी है डिटेल में, ताकि एमसीक्यू समझ में आ सकें किस कॉन्सेप्ट से लिए गए हैं। और आप देखोगे इसके आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने का होगा? 1 मार्क का। कितने का होगा बेटा? 1 मार्क्स का। तो टोटल कितने होंगे आपके मार्क्स? 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज कैरी करेंगे। कौन कैरी करेंगे? एमसीक्यू। चलिए अब आगे बात करते हैं सेक्शन, दूसरे सेक्शन की। कौन सा सेक्शन है अब? सेक्शन बी। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, पीएसए मतलब वेरी शॉर्ट आंसर। मतलब आपको इसमें ज्यादा डिटेलिंग में आंसर नहीं देना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, और पॉइंट टू पॉइंट बात करके वही जितना पूछा गया है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना है और क्वेश्चंस के आंसर की फ्रेमिंग करनी है। अब देखिए ये कितने क्वेश्चन आएंगे? ये आपके आएंगे बेटा 5 क्वेश्चन। कितने? 5। और ईच क्वेश्चन कितने के होंगे बेटा? 2 मार्क्स के। कितने के होंगे? 2 मार्क्स के। तो टोटल कितने होंगे बेटा? ये 10 मार्क्स। कितने हो गए? 10 मार्क्स। तो यानी कि आपके पास जो वेरी शॉर्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड के पेपर में, वो कितने नंबर के होंगे? वो आपको देखो ध्यान से, 10 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स। और कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 5 क्वेश्चन। चलिए सेक्शन तीसरे की बात करते हैं। इसकी सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में आपका क्या आ रहा है? एसए मतलब शॉर्ट आंसर। मतलब अब आपको थोड़ा सा हल्का सा डिटेलिंग में उसका जवाब देना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पे भी वर्क करना है। हल्का सा आपको राइटिंग सेक्शन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, कि थोड़ा अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, फिर उसके हिसाब से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपके अच्छे खासे वेटेज के हैं। तो देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके? 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने बेटा? 6। अब ये 6 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे ये भी आपको देखना है। तो ये आपके टोटल मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। कितने का होता है बेटा? 3 मार्क्स का। तो टोटल कितने होंगे? 18। कितने नंबर का हो गया? 18 मार्क्स के। मतलब जो आपके शॉर्ट आंसर हैं वो कितने नंबर के आएंगे? 18 मार्क्स के। और कितने क्वेश्चंस कैरी करेंगे? 6। ये भी ध्यान रखना है आपको वो चीजों का। सेक्शन डी देखिए बेटा, सेक्शन डी में क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग आंसर। एलए मतलब लॉन्ग आंसर। ये अच्छा खासा अब आपको यहां पे पूरे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, डिटेलिंग में आंसर लिखना है, और एक वेल बिहेव तरीके से आपको आंसर की फ्रेमिंग करनी है, क्योंकि ये जो आपका सेक्शन है ये आपका हाई वेटेज सेक्शन है। मतलब यहां आपको अच्छे खासे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब वो कितने होंगे चलिए उन पे बात करते हैं। आपके कितने क्वेश्चन दिखा रहा है बेटा? 4। कितने? 4। और हर ईच क्वेश्चन कितने का होगा? 5 मार्क्स। देखिए बेटा ध्यान से, आ गया ना? एक क्वेश्चन कितने का है? 5 मार्क्स। मतलब आ गया हाईएस्ट वेटेज मार्क्स के, आ गए ना यहाँ पे। तो ये कितने का हो गया? 20 मार्क्स। तो मैं कह रहा हूं आपके लिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस सेक्शन पे करना है? सेक्शन डी पे। क्योंकि ये 4 ही क्वेश्चन आपको दे रहा है, लेकिन 4 क्वेश्चन भी आपको देखो 5 मार्क्स के दे रहा है ईच क्वेश्चन। मतलब कहीं ना कहीं आपको कम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन मार्क्स कितने हैं उसके? ज्यादा। तो आपको इस पे भी अच्छे से फोकस करना है। तो ये देखिए ये आपके कितने मार्क्स के हो गए? 20 मार्क्स। अब आइए बेटा सेक्शन ई। सेक्शन ई में गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है? केस स्टडी। क्या लिखा हुआ है? केस स्टडी। अब ये केस स्टडी क्या होता है? बहुत बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होती है कि केस स्टडी सर ये है क्या चीज, किस चीज को हम कहते हैं केस स्टडी। तो देखिए बेटा केस स्टडी क्या होता है, आपके पास ना कॉन्सेप्ट को इस तरीके से रखा जाता है कि आपको ना उसको जब तक आप उसको रीड नहीं करोगे, उसकी इंफॉर्मेशंस को कैच नहीं करोगे, तो आप ना एक ना सेंस नहीं डेवलप कर सकते कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछने वाला है। मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को एक केस के फॉर्म में आपके सामने रखना, ताकि आप क्या करो, उस केस की इंफॉर्मेशंस को पढ़ो, उसको जो पढ़ रहे हो ना आप उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सको, और उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ में जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसका आंसर दे सको। जैसा बेटा याद करो, हिंदी में क्या होते हैं? निबंध होते हैं ना। आप निबंध पढ़ते हो, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन नीचे लिखे रहते हैं, ठीक है, तो उनको आप पढ़ के उसमें से आंसर ढूंढ के लिखते हो ना। ऐसे ही मैथ में केस स्टडी होती है। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत लेंथी फ्रेमिंग के साथ एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिर एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे 2-3 क्वेश्चन उस इंफॉर्मेशन से पूछेगा। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाओगे।
और उन सवालों के जवाब दे पाओगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं हम केस स्टडी। अब देखिए ये भी आपको अच्छे खासे दिखेंगे, कितने हैं 3 क्वेश्चन, कितने हैं बेटा 3, और सबसे आखिरी में देखने को मिलेंगे क्योंकि सेक्शन कौन सा है सबसे लास्ट। तो ये 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये भी अच्छे खासे वेटेज में बेटा, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। तो टोटल कितने हो गए 12, कितने हो गए बेटा 12। तो अच्छा खासा वेटेज है आपका सेक्शन वाइज। इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आपको पता ही लग गया, सेक्शन डी है जिसपे आपको अच्छे से वर्क करना है, कम क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स आप यहां से ले सकते हो। आपको एमसीक्यूज पे भी वर्क करना है, कॉन्सेप्ट जितना समझ में आएगा आपको अच्छे से, आपके एमसीक्यूज इतने आपके बिल्ड होते चले जाएंगे। आपको अच्छे से फाइनल में रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू पूछ रहा है एग्जामिनर, कैसा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। तो सारे ये भी आपको इन चीजों की भी बेटा आपको नॉलेज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नॉलेज ना, जब आप किसी एग्जाम में बैठते हो ना तो उसमें ना हर चीज ना नॉलेज पे ना ये नहीं देख सकते आपकी मेरे को पढ़ना क्या, उसी पे फोकस नहीं कर सकते। आपको अवेयर रहना पड़ता है और चीजों के लिए भी कि किस एग्जाम में आप बैठ रहे हो, उसका पैटर्न क्या है, वो कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, ठीक है, और क्वेश्चंस को किस तरीके से बना के आपके सामने रख सकता है और कितने मार्क्स का रख सकता है, क्या उसका सिलेबस है। तो इन चीजों के बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी एग्जाम में ना बैठने के काबिल बन सकते हो और अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग ना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये अच्छा खासा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बेटा आप इन मार्क्स को टोटल को कैलकुलेट करोगे ना, आपके कितने मार्क्स आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपके बोर्ड में आपको लग गया ना पता कि आपके टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपके वो इस तरीके से पूछे। अब जब आप इनमें चेक करोगे टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं पेपर में, वो देख लीजिए 25, 25, 6, 31, 4, 35 और 3, 38। मतलब टोटल क्वेश्चंस आपको कितने पुट किए जाएंगे 38 क्वेश्चन। मतलब आपको कहीं ना कहीं बोर्ड के पेपर में 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मार्क्स कितने होंगे वो 38 क्वेश्चंस के 80। ये है आपका पूरा बोर्ड का डिटेल एनालिसिस पेपर का कि जो आपके पेपर में आने वाला है। अब इनके अंदर क्वेश्चंस क्या आएंगे, किस चैप्टर के आएंगे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको थ्रू आउट द सेशन इन्हीं चीजों के बारे में समझाते रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फोकस रखिए अपने आप को और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस की, एडिशनल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आप खुद महसूस करोगे कि आप एक अलग लेवल पे पहुंच चुके हो। मतलब वो लेवल, जो लेवल आपको बोर्ड के पेपर में बैठने के टाइम पे आपको ये फील कराएगा कि हाँ मैं बोर्ड के काबिल हूं, मैंने खुद को बोर्ड के लिए तैयार कर लिया है। तो हम इन्हीं चीजों के लिए आपसे हर सेशन में बात करेंगे, ठीक है। और मैं अब आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, चैप्टर वाइज बात करूंगा, सेशंस हमारे स्टार्ट होंगे और डिटेल सेशन, आपने ऐसे सेशंस कहीं भी नहीं देखे होंगे। मैं पहले थ्योरी पे कॉन्सेप्ट पे वर्क करूंगा, फिर हैंड टू हैंड उसके पीवाईक्यूज उठाऊंगा और पीवाईक्यूज उठाने के बाद फिर आपको यह बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से आपका एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो ये डिटेलिंग में आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूंगा और आपको बिल्कुल तैयार कर दूंगा आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इन 65 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर बेटा 65 डेज के अंदर मैं आपको तैयार कर दूंगा, बोर्ड में बैठने के काबिल बना दूंगा। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म एग्जाम पोल के साथ जुड़ते हो तो आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि मैंने जुड़ के कोई गलती करी है। आपको हमेशा ये लगेगा कि एक एग्जाम पोल ही है जिसने हमारे बारे में सोचा और हमारे लिए ऐसी डिटेल्ड वीडियोस और सेशन लेके आया कि हमारे बोर्ड के टाइम पे हमारी जो टेंशन्स और जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में सोचा और वर्क किया। तो ये जब तक आप मेरे साथ बने रहोगे आपको ये चीजें खुद फील होंगी, महसूस होंगी और आप अपने पोटेंशियल को जब देखोगे ना डेवलप होते हुए तो आप कहीं ना कहीं मुझे कमेंट में जरूर कहोगे कि सर ये वो पॉइंट हैं, मुद्दे हैं जो मैं बहुत टाइम से ना इन चीजों के लिए परेशान था कि कैसे दूर करूं। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो आपको इस सेशन में बताया और जो मैं आपके लिए छोटा सा प्रयास करके एक आपके लिए सेशन लेके आया, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इससे बच्चों को काफी हद तक ना बहुत मदद मिली होगी। मैं ऐसे ही सेशंस, ऐसे ही हमारे कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस, जो भी सेशंस हम बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे आप लोग के 2 ही मार्क्स बढ़े लेकिन बढ़े। मेरा मोटिव क्या है, इंक्रीज हो,
मैं आप लोगों के लिए वो सारा प्रयास करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इन 65 डेज के अंदर हमारा साथ दीजिए, हमें मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता रहूं, अपने एफर्ट्स देता रहूं। तो बेटा हम आपके साथ फिर मिलेंगे अब हमारे रेगुलर सेशंस में, जिसमें हम बोर्ड के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखिए, और आपको अच्छे से पता है बोर्ड है तो थोड़ा ध्यान रखो, और चिल भी रहो, थोड़ा हंसी मजाक करते रहो, और मेरे साथ जुड़े रहो। ठीक है बेटा, जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।